Hey viewers, this is our fifth video and in this पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो कहाँ तक पढ़ा था? बायोसिंथेटिक फेज से पहले केमियोस्मैटिक हाइपोथेसिस तक, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एटीपी फॉर्मेशन। उससे पहले था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसमें हमने NADPH फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। अब ये है टॉपिक कि वेयर आर द एटीपी एंड NADPH यूज्ड। अब जो एटीपी और NADPH फॉर्म्ड हो गए, अब वो यूज कहाँ किए जाते हैं, ये है टॉपिक हमारा। तो पहला से पहले ये क्लियर कर लेते हैं, जो ऊपर लिखा है ना सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों कहा गया है? बिकॉज डार्क रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा फोटोफॉस्फोरिलेशन, केमियोस्मैटिक हाइपोथेसिस, ये सब हमारा फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस था। और ये हमारा सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ये स्ट्रोमा साइट पर होता है बेसिकली, ठीक है, अकर्स इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा और स्ट्रोमा लैमेले में बहुत फर्क है। स्ट्रोमा लैमेले दैट इज द ट्यूब एंड स्ट्रोमा इज अनदर थिंग आउटसाइड द ट्यूब। जो स्पेस है वो हमारा स्ट्रोमा है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज के बारे में लास्ट हमने बस थोड़ा सा समझा था, जिसमें कि जो एटीपी और NADPH जो हमारे फॉर्म्ड हो गए वो यूज किए जाते हैं शुगर्स की फॉर्मेशन में। ओके, शुगर्स की एटीपी और NADPH जो हमारे फॉर्म्ड होते हैं, हम लोग उसको किस में यूज करते हैं? सिंथेसिस ऑफ शुगर्स में, या फिर फूड एक्यूरेटली आप कह लीजिए। और इसको हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं। डार्क रिएक्शंस क्यों बोले गए हैं? ये डार्क रिएक्शन इसलिए बोले गए हैं बिकॉज ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते लाइट पे, बल्कि जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शंस के, उन पे डिपेंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस तीन थे, ATP, NADPH एंड O2। ओके, जो O2 था वो हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज हो गया था। डिफ्यूज हो जाता है, आगे हम लोग आगे साइकिल्स में पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल्स वगैरह में आएगा। अब जो ATP और NADPH है, ये किस में यूज हो रहा है? हमारा स्टार्च फॉर्मेशन में या शुगर फॉर्मेशन में, वहां यूज हो रहा है। तो ये हमारा बायोसिंथेटिक फेज है। बायोसिंथेटिक फेज सिर्फ इतना ही है, जो ATP और NADPH हमारा हमें मिल गया, उससे शुगर फॉर्मेशन, दैट इज द बायोसिंथेटिक फेज। ओके, और ये ध्यान रखना है बायोसिंथेटिक फेज हमारा डार्क रिएक्शन है, ठीक है। और नेक्स्ट इज हाउ ATP और NADPH यूज। अब जो ATP और NADPH हैं वो यूज किस तरह से किए जाते हैं? पहले हम लोगों ने एक रिएक्शन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये रिएक्शन पढ़ा था। CO2 में वाटर ऐड होता है तो हमारा क्या मिलता है? हमें ग्लूकोज। तो सेम है कि जो CO2 अभी हमने ऊपर पढ़ा बायोसिंथेटिक फेज में, कि जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें ATP और NADPH यूज होता है, जिसकी वजह से हमें ग्लूकोज मिल जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिड्यूस होता है ग्लूकोज में, उसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। ये ध्यान रखना, कार्बन फिक्सेशन आगे बहुत बार आएगा, यूज होगा। तो वो है कार्बन फिक्स का मतलब, या कार्बन फिक्सेशन का मतलब कि जो CO2 है वो हमारा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अब जो बी पार्ट पे, आफ्टर कार्बन फिक्सेशन द मेन थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट दैट व्हाट कम्स आउट फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2। अब NCERT में इसका एलाबोरेट है कि जो साइंटिस्ट जो थे वो काफी ये देख रहे थे, बायोलॉजिस्ट थे, कि अब यार कि जो CO2 जब फिक्स्ड हुआ ग्लूकोज में, तो पहला प्रोडक्ट कौन सा आया होगा जिसकी वजह से ग्लूकोज बना? तो ये हमारा फर्स्ट था कि फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 क्या होना चाहिए था, या क्या हुआ होगा। तो मेल्विन कैल्विन उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिसकी वजह से कैल्विन साइकिल आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला ये है कि एल्गल फोटोसिंथेसिस, जब एल्गी में फोटोसिंथेसिस के दौरान उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था 14 कार्बन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसमें उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट मिला वो था हमारा 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। अब ये जो 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड हमें मिला, किससे मिला? प्लांट की ही एक वो है एल्गल फोटोसिंथेसिस। एल्गी में फोटोसिंथेसिस के दौरान एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐड किया गया, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट हमें मिला, वो था हमारा 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड मिला, जो कि जिसका जो नाम था वो था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर
इसकी शॉर्ट फॉर्म है PGA, 3 फॉस्फो, P फॉर फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट प्रोडक्ट जो आइडेंटिफाइड किया गया वो था हमारा 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड इन व्हाट, कैल्विन साइकिल। ओके, कैल्विन साइकिल C3 पाथवे है, फिर इसकी पूरी साइकिल फॉर्मेशन की गई जिसमें ATP फॉर्मेशन और रीजनरेशन, कार्बोक्सिलेशन, या अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस कैल्विन साइकिल में। फिर पूरे प्रोसेस को कैल्विन साइकिल का नाम दे दिया गया मेल्विन कैल्विन के आधार पर। अब यहाँ पे है C3 पाथवे, दोज प्लांट्स इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इज C3 एसिड। वो प्लांट जिनका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है CO2 फिक्सेशन का वो C3 एसिड आता है, उसे हम बोलते हैं C3 पाथवे, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसमें आएगा वो हमारा C3 पाथवे ऑबे करेगा। और C4 पाथवे, अब C3 पाथवे तो हो गया, C4 पाथवे क्या है? जिस तरह से एक प्लांट की स्पीशीज में तीन कार्बन 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड आया जब कुछ सब्सटेंस ऐड किए गए, सेम साइंटिस्ट ने और भी जानना चाहा कि मतलब और बाकी जो प्लांट्स हैं उनमें भी क्या सेम रिएक्शन हो रहा है। तो देखा उन्होंने कि जब बाकी और प्लांट्स पे ट्राई किया, अलग अलग रीजन्स के प्लांट्स पे, तो देखा कि एक प्लांट के अंदर 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड आ रहे हैं। तो फिर उसका नाम जो रखा गया वो C4 पाथवे था। तो इसमें कहा गया दोज प्लांट्स इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो जिन प्लांट्स में C4 एसिड आएगा, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आएगा, उसको हम C4 पाथवे बोलेंगे। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज OAA। ओके, अब हम लोग कैल्विन साइकिल को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बट इससे पहले क्या है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। अब ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोगों ने पढ़ लिया केमियोस्मैटिक हाइपोथेसिस में, पर अब द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या है? कि जब साइंटिस्ट ये देख रहे थे कि जो पहला जो फिक्सेशन प्रोडक्ट पहला अगर क्या निकलता है, तो उन्होंने देखा कि C3 एसिड निकला। कैल्विन साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो 3 कार्बन का निकला। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा जो कार्बन ऑक्साइड में जब ऐड हुआ होगा तब वो 3 कार्बन निकला होगा? तो उनको थोड़ा सा ये था कि क्या निकलना चाहिए, ऑब्वियसली 2 कार्बन होगा, क्योंकि अगर हम CO2 में 2 कार्बन ऐड करेंगे तभी तो हमें 3 कार्बन मिलेगा। तो सेम एज कि उन्होंने यही देखा कि 2 कार्बन ऐड करने पे कुछ मिल जाए, लेकिन हमेशा फेल हुए। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद जब ऐसे स्टडीज को करते गए तो उन्होंने जब देखा तो लास्ट में क्या निकला, एकदम मतलब बहुत चक्कर जाएगा कि 5 कार्बन कीटोज शुगर निकला। 5 कार्बन कैसे निकल सकता है? CO2 में अगर हम लोग 5 करेंगे तो 6 निकलेगा, कैल्विन साइकिल में तो लेकिन 3 कार्बन बोला गया है। ठीक है, तो कैसे निकला ये आगे बताती हूँ। तो अब पहला मेन है कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है जो CO2 का, वो हमारा क्या है, 5 कार्बन का राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ये ध्यान में रखना है, 5 कार्बन राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, ये हमारा प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का। ओके, अब हम लोग कैल्विन साइकिल की तरफ बढ़ते हैं। कैल्विन साइकिल या फिर कैल्विन C3 पाथवे। जो C3 पाथवे है वो हर तरह के फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होगा। फोटोसिंथेटिक, सनलाइट एनर्जी वाले, हर तरह के फोटोसिंथेटिक प्लांट में होगा, चाहे वो C3 पाथवे ऑबे करते हो या C4 पाथवे ऑबे करते हो, कैल्विन साइकिल दोनों में ही होगी। अब कैल्विन ने हमारे लिए एक अच्छा काम क्या किया, हम नीट वालों के लिए, या फिर आप सॉरी आप नीट वालों के लिए, कि कैल्विन साइकिल में उन्होंने क्या किया कि कैल्विन साइकिल को 3 तरह से डिवाइड कर दिया, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या था कि इट रिक्वायर्स रिबुलोज 1,5 bisphosphate or RUBP as an acceptor of CO2 and RUBP-CO as the enzyme. कार्बोक्सिलेशन में क्या है कि एक तो हमें राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट RUBP, दैट इज हमें चाहिए ही चाहिए CO2 एक्सेप्टर। फर्स्टली हमें कार्बोक्सिलेशन में CO2 एक्सेप्टर चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और यूबिस्को एंजाइम भी चाहिए, क्योंकि वो RUBP को जब क्या नाम है कैटलाइज करेगा, उसी के बाद हमें आगे रिएक्शन हमारा प्रोसीड होगा। तो दूसरा पार्ट है कि जब CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड में RUBP ऐड किया जाता है, मतलब कि जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है जब CO2 के साथ रिएक्ट होता है तो र्यूबिस्को एंजाइम वहां पे कैटलाइज करेगा उस रिएक्शन को, जिसकी वजह से हमें एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल मिलता है। 2 PGA जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो ये जो है जब ये स्प्लिट्स होंगे आपस में तो फिर 2 PGA मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे।
एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और 2 बीजीए मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं, ये ध्यान। अब आगे बढ़ते हैं कैल्विन साइकिल के सेकेंड स्टेप जो कि रिडक्शन है उसकी तरफ। अब पहला है कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। सीरीज ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन जब ऐड होते जाते हैं तो उसकी वजह उसके बाद जो है ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। पहले था कि जो CO2 है H2O के साथ रिएक्ट होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज सॉरी फिर उसके बाद फिर राइबोलोज बिसफॉस्फेट होगा, उसके साथ रिएक्ट होगा, रिबिस्को एंजाइम होगा, उसके बाद ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। ये पढ़ा था अभी हम लोगों ने। अब रिडक्शन में भी 3 स्टेप्स हैं। पहला है फर्स्ट स्टेप कि यूटिलाइजेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन and 2 of NADPH for reduction per CO2 molecule fixed। फर्स्ट स्टेप है कि एक अगर आपको CO2 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन करना है, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, तो उसके लिए आपको 2 मॉलिक्यूल चाहिए ATP के, 2 मॉलिक्यूल चाहिए आपको NADPH के, ठीक है। और सेकंड स्टेप है कि अगर आपको अगर एक मॉलिक्यूल हमें बनाना है, फिक्स करना है, तो अगर 6 मॉलिक्यूल फिक्स करने होंगे तो कितना होगा CO2 का। अगर हमें 6 मॉलिक्यूल्स फिक्स करने हैं CO2 के तो कितने होंगे, दैट इज 6 टर्न्स। हमें 6 टर्न्स चाहिए साइकिल की अगर हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाना है, दैट इज C6 बनाना है, और उसको ग्लूकोज को रिमूव करना है अगर हमने इस पाथवे से, कैल्विन पाथवे से, तो 6 टर्न्स की जो साइकिल है हमारी होनी चाहिए, 6 बार होनी चाहिए। ये डायग्राम अभी समझाऊंगी, उससे अच्छी तरह और प्रॉपर समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट इज ये रीजनरेशन, थर्ड स्टेप। रीजनरेशन में रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP is required for an uninterrupted procedure for which there is need of 1 molecule of ATP for phosphorylation। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपको क्या नाम है अनइंटरप्टेड प्रोसीजर करना है साइकिल का, कैल्विन साइकिल हमारी लगातार चलती रहे, तो एक चीज रीजनरेशन में ये क्या होती है, ATP एक मॉलिक्यूल हमें रीजनरेशन के लिए अलग से लेना होता है। तो मतलब टोटल हमारे पास अब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए ATP के, 3। 2 हो गए रीजनरेशन वाले सॉरी रिडक्शन वाले पार्ट में, एक हो गया रीजनरेशन वाले पार्ट में। अब नेक्स्ट इज फॉर एवरी CO2 molecule entering the Calvin cycle 3 molecules of ATP and 2 of NADPH required। अब हमारा ये हो गया कि अगर हमें एक CO2 मॉलिक्यूल अगर कैल्विन साइकिल में ऐड हो रहा है तो हमें कितने चाहिए होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए होंगे और 2 NADPH रिक्वायर्ड हमें चाहिए होंगे। अब एक इसमें NCERT में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर सपोज हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कैल्विन साइकिल से रिमूव करने हैं तो कितने ATP, कितने NADPH और कितने RUBP दैट इज की रिबिस्को जो सॉरी राइबोलोज बिसफॉस्फेट या प्राइमरी एक्सेप्टर हमें नीड होंगे। कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? कुछ अगर इसका आंसर दे पा रहे हैं तो मतलब कि कहीं ना कहीं तक आंसर सही है, मतलब पढ़ाई सही हो रही है। इसमें साफ जो रिएक्शन लिखा हुआ ना, इसी के हिसाब से कि अगर पहला था हमने क्या पढ़ा कि एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 3 ATP चाहिए, तो 6 मॉलिक्यूल्स के लिए कितने चाहिए होंगे, 6 × 3 दैट इज 18 ATP। सेम एज 2 NADPH अगर एक मॉलिक्यूल के लिए चाहिए तो 6 मॉलिक्यूल्स के लिए कितने चाहिए होंगे, 12 NADPH रिक्वायर्ड है और 18 ATP रिक्वायर्ड है फॉर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा था पूरा कैल्विन साइकिल का। C3 पाथवे अभी हम लोगों ने किया है, C4 पाथवे नेक्स्ट उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी वीडियो में अगर कोई कमी है या कुछ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।